अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं रमज़ीम। खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे बड़े शहर से मुतालिक बड़े हुक्म की। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने वज़ीर आला सिंध को मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की गटर बागीचा केस की समाअत के दौरान बेंच से तल्ख कलामी हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला सिंध किसी अहल शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं। उन्होंने कहा कि वो इस ओहदे के अहल नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री गटर बागीचा केस एडमिनिस्ट्रेटर कराची की अदालत में तल्ख कलामी हुई। इस पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि क्या हम चले जाएं, क्या हम हुकूमत को छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर आप चुप करें, यहाँ सियासत ना करें, जाएं यहाँ से निकल जाएं, अभी आपको फारिग कर देते हैं। वज़ीर आला सिंध को अहल शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वक्त आ गया है कि KMC की सारी सोसाइटीज़ ख़त्म कर दी जाएं। ये ज़मीनें आपकी ज़ाती मिल्कियत नहीं, ये सरकारी ज़मीनें हैं। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया कि वो बड़े एहतराम के साथ हकायक अदालत को पेश कर रहे थे। किसी के खिलाफ फैसला करने से पहले उसे सुन लेना चाहिए। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आपका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कर। सर आप उससे क्यों नाराज हो गए आज अचानक? आपको भी गुस्सा आया? आप भी इतना पोलाइट होते हैं बहुत। मैं तो फैक्ट कोर्ट के सामने बयान कर रहा था, बड़े एहतराम के साथ और एहतराम के साथ चीजों को पॉइंट आउट तो गुस्सा आया आपको? ये मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा था, क्योंकि किसी का भी खिलाफ फैसला करने से पहले उनको सुन लेना चाहिए। अदालतों के लिए मेरा लाख एहतराम है, मेरा अपनी अदालत है। मैं कभी कोई गलत चीज करने पर बिलीव नहीं करता। मैंने अदालत को बाद में भी यही कहा, मैं कहा सर मेरे लिए पब्लिक सर्वेंट होना एक एजाज की बात है। अपने शहर के लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं करूंगा। अगर मैं कभी थोड़ा सा अग्रेसिव होता हूँ तो मुझे उसमें माफी मांगने में कभी कोई हर्ज नहीं होती। इसलिए मैंने अदालत को बाद में कहा कि आई अपोलोजाइज इफ द कोर्ट थॉट कि मैं अग्रेसिव हो गया था। और अब खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब की मांगी गई गैर मशरूत माफी कबूल कर ली है। ओहदे से हटाने का हुक्म वापस ले लिया है। समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान से हम राब्ता कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुर्तज़ा वहाब की मांगी गई गैर मशरूत माफ़ी को कबूल कर लिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आला सिंध को यह हुक्म दे दिया गया था कि मुर्तज़ा वहाब को हटाकर किसी अहल शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे पर फायज किया जाए, जिसके बाद मुर्तज़ा वहाब की जानिब से अपने रवैये पर माफ़ी मांगी गई। गैर मशरूत माफ़ी को कबूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ओहदे से हटाने का हुक्म वापस लिया गया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान बताइए आज क्या हुआ अदालत में? देखिए सुबह हम अपडेट कर चुके हैं जो कुछ हुआ था अदालत में। तल्ख कलामी हो गई थी, कुछ सख्त जुमलों का तबादला हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कोर्ट को मुतमईन करने के बजाय कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर अदालत बरहम हुई और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि आप इस काबिल नहीं हैं, आप फौरी तौर पर ये ओहदा छोड़ दें। बल्कि अदालत ने अपना हुक्मनामा भी लिखवा दिया था और वज़ीर आला सिंध को ये हिदायत की थी कि फौरी तौर पर मुर्तज़ा वहाब को उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए। ताहम कुछ देर बाद मुर्तज़ा वहाब और एडमिनिस्ट्रेटर जो कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, इसके अलावा एडवोकेट जनरल ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं गैर मशरूत माफ़ी चाहता हूँ अदालत से। एडवोकेट जनरल ने अदालत को इस बात पर कायल किया कि ये नौजवान हैं, इनको गुस्सा आ गया होगा, आप माफ़ कर दें, ये शहर की खिदमत करना चाहते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने भी गैर मशरूत माफ़ी मांगी, जिस पर अदालत ने उन्हें माफ़ करते हुए हिदायत की है कि वो तमाम से हर सियासी सरगर्मियों और सियासी दबाव से आज़ाद होकर बिला तफरीक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया इरफान। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई। इस दौरान मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कुछ तल्ख कलामी की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरहमी का इजहार करते हुए उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया। लेकिन बाद में अदालत ने मुर्तज़ा वहाब की गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर ली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ओहदे से हटाने का हुक्म भी वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा सियासत से दूर रखने का हुक्म भी दे दिया। मुर्तज़ा वहाब को सियासी ताल्लुक से बालातर होकर शहर के लिए जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत भी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी दबाव और ताल्लुक से हटकर अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया जाए। बड़े शहर से मुतालिक बड़ा हुक्म आया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, जहां आज गटर बागीचा केस की समाअत जारी थी, वज़ीर आला सिंध को मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसके बाद मामला कुछ यूं हुआ कि मुर्तज़ा वहाब की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली गई। एक बार फिर से इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, अस्करी पाक के बारे में अदालत ने क्या हुक्म दिया है, इस बारे में भी आगाह कीजिए।
देखिए, गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने नोटिस जारी किया था कोर 5 को और दीगर इदारों को कि वो इस हवाले से जवाब दें। एक दरख्वास्त में कहा गया था कि जो अस्करी पार्क है पुरानी सब्जी मंडी पर वाक़े, वहाँ पर कमर्शियल सरगर्मियाँ हो रही हैं, शादी हॉल्स हैं, मार्केट बना दी गई है, बाकायदा दुकानें हैं, वहाँ पर दर्जनों दुकानें हैं जहाँ पर कारोबार हो रहा है। आज कोर 5 की जो रिपोर्ट पेश हुई है और जो वकील थे अस्करी पार्क इंतजामिया के, उन्होंने बताया कि हमने कमर्शियल सरगर्मियाँ बंद कर दी हैं, मगर अदालत ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं। अदालत का ये कहना था कि ये फ़ौज का काम नहीं है कि वो पार्क चलाए, आपका काम मुल्क को हिफाजत करना है, हमने पूरा मुल्क आपको दिया है ताकि आप इसकी हिफाजत करें और यहाँ पर किसी किस्म की कोई मदाखलत ना हो, मगर ये पार्क आपका चलाना आपका काम नहीं है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने भी ये अपने रिमार्क्स में कहा कि फ़ौज को जो जिम्मेदारी दी गई है, फ़ौज वो काम करे, पार्क चलाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अदालत ने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर जो ये पार्क है वो KMC को वापस की जाए। एक मुआहदे के तहत ये पार्क कोर 5 के हवाले किया गया था। अदालत ने हुक्म दिया है कि ये लीज़ कैंसिल करके KMC को ये हवाले किया जाए ये पार्क, और KMC को ये हिदायत की गई है कि वहाँ पर एक ओपन पार्क बनाया जाए, पब्लिक के लिए इसको खोला जाए और किसी किस्म की कोई दाखिला फ़ीस ना लगाई जाए। जो वहाँ पर राइड्स हैं और जो झूले हैं उसके बारे में अदालत ने यह कहा है कि वो निकाल कर कोर 5 को यानी फ़ौज के हवाले कर दिया जाए। KMC को यह हिदायत की गई है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्सा वहाब अदालत में मौजूद थे, उनको हिदायत की गई कि वहाँ पर नए झूले लगाएं और पार्क को एक अवामी पार्क बनाकर पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया इरफानुल हक आपका। और अब ये खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी ना होने पर नस्ला टावर की 780 मरबा गज जमीन जब्त करने का हुक्म दे दिया है। DG एंटी करप्शन को DG SBCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत दे दी है। आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने नस्ला टावर मुतासरीन को मुआवजा अदायगी के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी को नस्ला टावर की ज़मीन तहवील में लेने और फरोख्त रोकने का हुक्म दिया। कमिश्नर कराची की जानिब से अदालत में नस्ला टावर इनेदाम से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट के मुताबिक SBCA ने कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत मांगी। अदालत ने एंटी करप्शन को DG SBCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। DG SBCA को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको तौहीन अदालत का नोटिस दे रहे हैं, जवाब दें। नस्ला टावर का बिल्डिंग प्लान मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पुलिस को मुलव्वस अफसरान के खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। कमिश्नर कराची को नस्ला टावर का इन्हिदाम एक हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया है। बिलावल भुट्टो की जानिब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम, कहा शहीद बीबी एक तहरीक और मशअल राह हैं। बेनज़ीर भुट्टो एक मिसाली आलमी लीडर थीं। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल पूरी कौम को कत्ल करने की साजिश थी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, पाकिस्तान खप्पे के नारे से नाकाम बनाई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनकी जानिब से ये पैगाम सामने आया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर उनकी जानिब से ये कहा गया है कि शहीद बीबी एक तहरीक और मशअल राह है। तो आज के दिन की मुनासबत से फवाद चौधरी की जानिब से ये पैगाम सामने आया। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो की मिरास ख़त्म हो गई। फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी तो अंदरूने सिंध की जमात बन चुकी है, बिलावल पार्टी बनाना चाहते हैं तो जरदारी और फरियाल से जान छुड़ाएं। फवाद चौधरी ने मजीद ये भी कहा कि आसिफ जरदारी इस्लामाबाद में डॉक्टर से मिलने आए हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर गड़ी खुदा बख्श में पिंडाल सजा दिया गया। जलसे से बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल इरम, जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, इंतजाम जो है वो मुकम्मल है। जलसा कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर शुरू होगा। इस वक्त जो है वो जियालों की आमद का सिलसिला जारी है। सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों से जियाले यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से ही उनके पहुँचने की उनकी शुरुआत हुई थी। बताया बिलावल भुट्टो जरदारी आज इस जलसे से खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी जो इस दफ़ा भर्ती तकरीब से खिताब नहीं कर रहे, वो लाड़काना नहीं आए हैं और राय कहते हैं कि वो इस्लामाबाद में किसी अहम मुलाकात के सिलसिले में गए हैं। जलसेगाह के अंदर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। सिंध भर के तमाम अजला के 32 SSP की ड्यूटियाँ जलसेगाह के इतराफ़ अंदर और बाहर लगाई गई हैं। उन 32 SSP के मातहत जो पुलिस एहलकार हैं, 7200 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं।
जलसेगाह के दाखिले के लिए जो दाखिल होने के लिए वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। जलसेगाह की जो सिक्योरिटी के लिए 100 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जहां से सिक्योरिटी की निगरानी की जा रही है। सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी आपका। सेहत के मसाइल की वजह से ज़रा सा फासला इख्तियार किया हुआ है। ये ना समझा जाए कि पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं रहा। आज भी पार्टी में पूरी तरह सरगर्म हूँ। एतजाज़ एहसन की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने मुल्क का जो हाल किया है उससे लोगों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। आने वाला वक्त बिलावल भुट्टो का है। ये ना समझा जाए कि मेरा कोई पीपल्स पार्टी से खुदा न खास्ता कुछ दूरी पैदा हो गई है ना कुछ। मैं समझता हूँ कि जिस किस्म की तरबियत वो करके गई हैं अपने बच्चों की, वो वक्त आने पे, और मेरा ख्याल है कि चेयरमैन बिलावल का तो वक्त मेरे ख्याल में वो ऐसी बड़े ओहदे किसी को संभालने का वक्त आ रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ तो बिल्कुल ही ये जो हुकूमत है PTI की, ये तो इसने तो बहुत नुकसान ये पहुंचा दिया है कि अब लोग समझते हैं कि पाकिस्तान गवर्नरेबल ही नहीं रहा। बयान हलफी की कहानी में सनसनीखेज मोड़ आ गया। राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हलफनामे पर नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत किए। अंग्रेजी रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर में बड़ा दावा सामने आया है। राना शमीम की जानिब से बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। अंग्रेजी अखबार रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर में बड़ा दावा कर दिया गया। खबर में दावा करने वाले बरतानवी सहाफी इरफान हाशमी ने चार्ल्स कोथरी से होने वाली गुफ्तगू से मुतालिक समा को कुछ यूं बताया। क्या वो बहुत ही दोस्ताना माहौल के अंदर मौजूद थे? वो कहाँ थे, किस ऑफिस में? नवाज शरीफ के ऑफिस में थे। तो आगे से नॉट रिपब्लिक का जवाब आता है जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद कोई दलील नहीं रह जाती। इरफान हाशमी के मुताबिक चार्ल्स कोथरी का कहना था कि नवाज शरीफ और राना शमीम करीबी दोस्त मालूम हो रहे थे। जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, मैं तुम्हें हेड जज पाकिस्तान में बनाऊंगा, दैट टाइप ऑफ थिंग, इस तरह की कोई चीज थी। और अगर आप हेड जज हो, 10 से 15 साल आपने हुकूमत की हो, सो ही वाज वन ऑफ द हिज फ्रेंड्स, वो उसके एक दोस्तों में से एक है। इरफान हाशमी ने ये भी बताया कि चार्ल्स कोथरी ने कमरे में क्या माहौल देखा। उन्होंने कहा कि जो कमरे में लोग मौजूद थे, उनके रिएक्शन से ऐसा लगता था कि शायद कोई बहुत ही बड़ा इवेंट है या बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका फायदा नवाज शरीफ को होगा। इरफान हाशमी का दावा है कि उनके पास इस खबर से मुतालिक तमाम शवाहिद मौजूद है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मार्बल आर्च में स्टेन होप पैलेस फ्लैगशिप डेवलपमेंट्स लिमिटेड के उन दफातर में से एक है कि जिसके डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज भी रह चुके हैं। स्टेन होप हाउस वो जगह है जहां नवाज शरीफ ने अहम इजलास बुलाए और पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आगे देखिए सर्दी की पहली बारिश। सहाफ़ी इरफान हाशमी का कहना है कि राना शमीम से मुतालिक सबूत मौजूद हैं। अगर अदालत ने सबूत मांगे तो पेश करने को तैयार हैं। ये खबर अभी ख़त्म नहीं हुई, मज़ीद स्टोरीज भी सामने आएंगी। नया दिन में गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जब सवाल किया गया सबूतों के अंदर दैट वाज व्हिच ऑफिस लाइक इन लंदन, कि वो कौन सा ऑफिस है, क्या वो लंदन में है? तो फिर गथरी साहब कहते हैं कि मार्बल आर्च। क्या नवाज शरीफ के ऑफिस में थे? माहौल कैसा था? दोस्ताना था? जिस पर जवाब आता है जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद कोई चीज रह नहीं जाती कि नोटरी वहां पर मौजूद है और नोटराइज करने के लिए वो जाता है और फिर वो ये भी कहता है कि जब इसे मैं गया तो जो मेरे इर्द गिर्द लोग मौजूद थे उनके रिएक्शन से मुझे तासुर मिला कि शायद ये बहुत अहम चीज है जिससे नवाज शरीफ को फायदा पहुंचने वाला है। और वो राना शमीम साहब का जो उन्होंने नाम लिया, दैट इज वन ऑफ हिज मेट्स, ये उनके बहुत ही दोस्त हैं, खास दोस्त हैं। यू नो व्हाट आई मीन? आपको मालूम है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? व्हेन नवाज शरीफ वाज प्राइम मिनिस्टर, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, आई विल मेक यू द हेड जज ऑफ पाकिस्तान, हेड जज इन पाकिस्तान। मैं तुम्हें जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, मैं तुम्हें हेड जज पाकिस्तान में बनाऊंगा, दैट टाइप ऑफ थिंग, इस तरह की कोई चीज थी। एंड इफ यू हैव बीन द हेड जज
ruled over 10 to 15 years. अगर इस एविडेंसेस को हमें किसी लेवल पर रिलीज करना पड़ा, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आई गिव अ मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर कि ये स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब इसके बहुत सारे फॉलोअप्स हैं जो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों के अंदर मजीद खबरें भी आपके सामने रखूंगा। और क्या मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर दो बयानियों में फंसने जा रही है? पिछले कुछ दिनों से नून लीगी हल्के नवाज शरीफ की वापसी का शोर मचा रहे थे। लग ही रहा था जैसे मियां साहब आजकल में वापस आ जाएंगे, लेकिन अब नून लीग से ही एक अलग आवाज़ सुनाई दी है। समा के प्रोग्राम नया दिन में राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ को सोच समझ कर वापसी का फैसला करने का मशवरा दे दिया। अच्छा राना साहब, आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि हालात साजगार हैं? क्या मियां साहब को पाकिस्तान वापस आना चाहिए? देखें, बतौर पार्टी के एक सूबाई सदर के मैं ये देख रहा हूँ कि पार्टी को जितनी जो है रहनुमाई इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से मैसर है, जब भी हम चाहते हैं उनसे फ़ोन पे बात कर लेते हैं, फिर वो वीडियो लिंक पे ऊपर जो है वो न सिर्फ मुख्तसर बल्कि बड़ी मीटिंग्स जो है वो भी करते हैं। वो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि उन्हें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे आके जो है वो क्या इस काबिल हो सकेंगे, उनको इंसाफ मिलेगा, उनके जो बेबुनियाद केसेस हैं उनमें उनको रिलीफ मिलेगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें जो है ये फ़ैसला करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में बताया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अस्करी हुकाम और सीनियर वज़रा शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की तारीख की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। मुल्क की सलामती सूरत हाल समेत अफगानिस्तान और बॉर्डर सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। शहर कायद में पुलिस मुकाबले भी मशकूक होने लगे। कराची के इलाके बनारस के घर में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। SHO जौहराबाद समेत 5 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। औरंगी टाउन के इलाके में मुबैना मुकाबले के दौरान 3 अफराद की हलाकत। मजीद तफसीलात जानते हैं, समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, बताइएगा ये माजरा क्या है? शाहनवाज कादरी से हम रब्ता कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें। कराची का इलाका औरंगी टाउन जहां मुबैना मुकाबले के दौरान 3 अफराद की हलाकत हुई है। SHO जौहराबाद समेत 5 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस माजरे की? देखिए, गुज़िश्ता रात ये वाक़या पेश आया था। पीराबाद में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक और पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हुए थे। सारे वाक़े पर जो है पुलिस बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई थी। अब पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जो SHO गयूर शाह है, जो SHO जौहराबाद है, अपनी पार्टी के हमरा जो है वहाँ पर ज़मीन खाली कराने के लिए गए थे और पुलिस अफसरान को उन्होंने इस हवाले से इतला भी नहीं की थी और ना जो मुताल्लिका थाना है वहाँ पर कोई एंट्री कराई की थी। तो अब आला अफसरान ने नोटिस लेते हुए जो पुलिस एहलकार और जो SHO थे उनको मुअत्तल कर दिया है और उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। अब तक ये वाक़या सामने नहीं आ सका है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ये लोग जो आजकल कायद-ए-आज़म की बातें करके पाकिस्तान को एक पसमानदा बैकवर्ड मुल्क बनाना चाहते हैं, उससे मिलता जुलता नहीं था। कायद-ए-आज़म अपने दौर के एक बड़े मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग आदमी थे और इस तरह से इल्लामा इकबाल भी। तो इन कायदीन ने क्यों ये फैसला किया कि पाकिस्तान होना चाहिए, मुसलमानों का एक मुल्क होना चाहिए? वो इसलिए फैसला किया कि जो सियासत थी हिंदुस्तान की उसको वो देख रहे थे और उनको लग रहा था कि एक एक्सट्रीमिज्म यहाँ पे जब भी जमहूरियत आएगी तो यहाँ पे जो एक हिंदू मेजॉरिटी है उसकी क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में चली जाएगी जो अक़लियतों का जीना दो भर कर देंगे। और आज हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का जीना वहाँ पे दो भर कर दिया। अक़लियतों का जी, आज न्यूयॉर्क टाइम्स के जो फ्रंट पेज है उसमें हिंदुस्तान में जो मसीही मिनॉरिटी है उसके साथ जो हो रहा है वो आज न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे, मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे हो रहा है वो तो एक न्यू नॉर्मल हो गया। वहाँ पे लिंच, हमारे यहाँ ये सियालकोट में इंसिडेंट हुआ एक लिंचिंग का,
एक जो वहाँ पे जान गई एक मासूम शहरी की, आपने देखा पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया और पूरे पाकिस्तान ने उस इक़दाम की मजम्मत की। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ये रोज़ हो रहा है और किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। ये वो हिंदुस्तान था तो हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जो पाकिस्तान की जो अकाबरीन हैं और मुशायरीन हैं जो 1947 में 1940 से 47 तक जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के लिए जदोजहद की, हमें उसके विजन की दाद देनी चाहिए। इलामा इकबाल के विजन की दाद देनी चाहिए कि जिन्होंने इतना साल पहले ये कंसीव कर लिया था कि जो मेजॉरिटी होगी और ब्रूटल मेजॉरिटी होगी वो क्या सलूक करेगी, तो उन्होंने एक सियासी एक नेशन स्टेट क्रिएट की जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। और उनका नेशन स्टेट क्रिएट करने का क्या मतलब था? नेशन स्टेट क्रिएट करने का मतलब ये था कि हम मुसलमानों को एक ऐसी जगह के ऊपर जो है वो बच सकें जहाँ पे उनकी अक्सरियत हो, जहाँ पे उनके राइट्स प्रिजर्व हों और वो एक मेजॉरिटी के हाथों यरगमाल ना हो जाए। पाकिस्तान के क़याम का मकसद अक़लियतों के हकूक़ को प्रिजर्व करना था, तहफ़्फ़ुज़ देना था। लेकिन बदकिस्मती से, और अब आजकल तो मज़ीद ये हो रहा है, आप देखिए दो एक्सट्रीमिस्ट रजीम्स पाकिस्तान के राइट और लेफ्ट के ऊपर उभरी। एक तरफ अफ़गानिस्तान है जहाँ पे तालिबान जो है वो वहाँ पे आ गए हैं। हम अफ़गानिस्तान के अवाम की पूरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से अब कहें कि ये औरतें वहाँ पे अकेले सफ़र नहीं कर सकती, स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, इस किस्म की जो एक रिट्रोग्रेसिव थिंकिंग है पाकिस्तान के लिए तो वो ख़तरा है। इसी तरीके से इधर एक हिंदू एक्सट्रीमिज़म जो है वो खड़ा हो रहा है। सो पाकिस्तान की रियासत का जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो ये दो एक्सट्रीमिस्ट जो थिंकिंग है, जो एक मुतशद्दिद और एक इंतहा पसंदाना जो थिंकिंग है, इन दोनों से जो लड़ाई है ये पाकिस्तान की सबसे अहम लड़ाई है जो कि हमें लड़नी होगी। हमें नाकामियाँ भी हुई हैं, हमें कामयाबियाँ भी हुई हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ही इस खित्ते में वो रोशन उम्मीद है जो कि इन इंतहाओं के दरमियान रहकर इन इंतहाओं से बाहर आ सकता है। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 10 अगस्त को दो उनके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे। एक तो 10 अगस्त को उन्होंने कहा कि जो ओथ है उससे जो रिलीजन के हमारे पैराफ्रेजेस हैं वो निकाल लिए जाएं ताकि जो गैर मुस्लिम हैं या जो लोग बिलीव नहीं करते वो भी इसके ऊपर जो है वो ओथ कर सके, ओथ लेना चाहें तो वो ले सकें। और फिर 11 अगस्त 1947 को उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों का जो राइट्स होंगे वो क्या होंगे। उन्होंने कहा आप आज से आज़ाद हैं अपने मंदिर में जाने के लिए, अपने गिरजाओं में जाने के लिए। रियासत का कोई बिजनेस नहीं होगा कि वो लोगों के मजहबी इक़दार में, मजहबी अमूर में दखल दे। उसके बाद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रेट्रोग्रेसिवनेस आई है, एक बहुत बड़ा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान नीचे गया है। और ये क्यों गया? मैं इसलिए ये कहता हूँ कि ये मजहबी रियासत बना था। पाकिस्तान एक मजहबी रियासत होता, मजहबी रियासत बनाने का नहीं सोचा था, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने एक मजहबी रियासत बनना होता तो फिर तो देखिए पाकिस्तान की तहरीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना मौदूदी चलाते, क्योंकि जो इल्म था, जो मजहबी इल्म था, अबुल कलाम आज़ाद का तो कोई मुकाबला नहीं था किसी से। वो तो एक बहुत बड़े आलम थे। तफसीर, उन्होंने तफसीर लिखी कुरान पाक की जो सेलिब्रेटेड तफसीर है। उनका जो हदीस के ऊपर जो इल्म था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, उसका कोई मैच नहीं था। और फिर उसके बाद मौलाना मौदूदी, और फिर उसके बाद देखिए जो उस वक्त हमारे JUI वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं कराची के मौसम की, जो सुबह से ही दिल फरेब है। सरमा की पहली बारिश बरस चुकी है, सर्दी में इजाफा हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में बादल अब भी छाए हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशगोई एक बार फिर दुरुस्त साबित हुई। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी की दूसरी लहर ने एंट्री दे दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे आने वाले काले बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद और गुलशन हदीद में 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कराची के शहरियों ने भी सर्दियों की पहली बारिश को खूब एंजॉय किया।
कराची वालों के लिए बारिश तो हर मौसम में अच्छी लगती है। सुबह सुबह का वक्त है, अचानक बारिश शुरू हुई तो हमने सोचा बाहर निकलते हैं। दिसंबर की वैसी बारिश है, आपको पता है मौसम कितना अच्छा हो जाता है। मौसम का हाल बताने वालों ने कल से कराची में दर्जा हरारत में मजीद कमी की पेशगोई की है, जिसके बाद पारा 8 डिग्री तक गिर सकता है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम बताइएगा, कराची का मौसम सुबह से ही सुहाना है, इस वक्त कैसा है मौसम? जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात ने एक हफ्ते पहले ही ये पेशगोई कर दी थी कि कराची में बारिश होगी और वो पेशगोई बिल्कुल जो है वो दुरुस्त साबित हुई है। कल से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में शहर के बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ है, जबकि आज भी जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। सुबह सवेरे से जो है बादल बरस रहे हैं। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलशन हदीद में 4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे कम औरंगी टाउन में 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और आपको पता है आज सुबह जो है वो कराची का दर्जा हरारत कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और कराची वालों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हम ठंड के बिल्कुल हल्की हल्की बारिश है, लेकिन सर्दी काफी तेज होने की तवक्कुआत बढ़ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका जमजम। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।